एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल ऑनलाइन जीएस बाय दिवाकर। इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं जैव विविधता पे। जैव विविधता पे यहाँ पे हम लोग लगभग 25 प्रश्नों को देखेंगे और इन प्रश्नों को आप सॉल्व करिए और जितने आपके स्कोर बनते हैं 25 में आप कमेंट में निश्चित तौर पे बताएं। यहाँ पे मैं सॉल्व कराते हुए भी चलूँगा और डिटेल में हम लोग यहाँ पे बात करेंगे। और ये जैव विविधता का जो टॉपिक है ये आपका टीजीटी, पीजीटी, राजस्थान फर्स्ट ग्रेड और नेट जेआरएफ साथ ही असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए भी काफ़ी यूजफुल है। अब देखिए फर्स्ट ग्रेड में आपका जो बैच चल रहा है उसे आप ज्वाइन कर सकते हैं। टीजीटी पीजीटी का ये टेस्ट स्पेशली है, उसी के जो बायो ज्योग्राफी का टॉपिक है उसमें आपका जैव विविधता है। यूजीसी नेट फर्स्ट पेपर में भी आपका बायोडाइवर्सिटी मेंशन है। ठीक, कई बार यहाँ से प्रश्न पूछे गए हैं, तो इस नंबर पे आप व्हाट्सअप करके कंप्लीट डिटेल प्राप्त कर सकते हैं कोर्स से संबंधित। तो यहाँ पे हम लोग एक एक प्रश्नों को देखेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं यहाँ पे। तो टीजीटी पीजीटी में जो आपका बायोडाइवर्सिटी का है, अब यहाँ पे देखिए टीजीटी पीजीटी का एक इन्फॉर्मेशन ये है कि अभी 30 तक आप लोगों का सत्यापन चल ही रहा है और इधर आपका मान के चलिए कि जून लास्ट में या जुलाई फर्स्ट वीक में आपकी जो वैकेंसीज़ हैं ये आ जाएंगी। तो जो बैच चल रहा है आप इसे ज्वाइन कर सकते हैं। टीजीटी पीजीटी के लिए भी आप इस नंबर पर व्हाट्सअप करेंगे, वहाँ आपको कंप्लीट डिटेल मिल जाएगा। ठीक, तो इसमें हम लोग टॉपिक वाइज देख रहे हैं पूरा सिलेबस टू सिलेबस जो है, जैसे फर्स्ट ग्रेड है टीजीटी पीजीटी, उसी तरह से नेट जेआरएफ का भी बैचेज चल रहे हैं। तो पहला प्रश्न यहाँ पे देखिए, आपका ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे। पहला प्रश्न हम लोग देखते हैं कि जैव विविधता यानी बायोडाइवर्सिटी शब्द के लिए यानी जैव विविधता के लिए जो बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी शब्द यूज किया था ये किसने यूज किया था। ठीक, तो यहाँ पे आप ध्यान दीजिए, प्रश्न पूछा गया है कि जैव विविधता के लिए जो बायोडाइवर्सिटी शब्द है इसको किसने यूज किया था। विकल्प हैं आपके पास, डासमैन, रोजेन, दोनों ने या इनमें से कोई नहीं। तो इसमें देखिए आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, आप लोग भी ट्राई करिए। राइट आंसर इसमें जैव विविधता के लिए बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी, याद रखिएगा बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी जो शब्द दिया था ये आर.एफ. डासमैन ने दिया था, जिनका नाम रेमंड एफ. डासमैन था। पहली बार इन्होंने अपनी एक पुस्तक थी जिसका नाम है अ डिफरेंट काइंड ऑफ कंट्री। बुक का क्या नाम है डासमैन का, डिफरेंट काइंड ऑफ कंट्री, जिसमें उन्होंने बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी शब्द जो है जैव विविधता के लिए उपयोग किया था। और ये बुक जो है अ डिफरेंट काइंड ऑफ कंट्री 1968 में प्रकाशित हुई थी और इसी के समय इन्होंने इसमें यूज किया था 1968 में बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी। अब रोजन की बात कर लें तो इन्हें देखिए कहीं कहीं आपको रोटेंजन मिलेगा, कहीं कहीं रोजन मिलेगा। तो रोजन ने क्या किया था कि इन्होंने जैव विविधता जो आप बायोडाइवर्सिटी पढ़ते हैं, ठीक, तो बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी की जगह बायोडाइवर्सिटी जो शब्द दिया था किसने दिया था, रोजन ने दिया था। तो इनका नाम था W.G. रोजन ने बायोडाइवर्सिटी वर्ड जो है दिया था, जबकि डासमैन ने क्या किया था, बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी शब्द दिया था, याद रखिएगा। ठीक, चलिए दूसरा प्रश्न हम लोग देखते हैं। दूसरा प्रश्न दिया है कि जैव विविधता को परिभाषित किया जाता है, विकल्प है आपके पास, किसी पर्यावरण में विभिन्न प्रजातियों की श्रेणी से या किसी पर्यावरण में रोजाना मौसमी परिवर्तन से। तीसरा देखिए, एक प्रजाति की दूसरी प्रजाति से भिन्नता। चौथा देखिए, भौतिक घटकों का किसी पर्यावरण पर प्रभाव। तो किसी पर्यावरण में जो जैव विविधता क्या है, किसी पर्यावरण में जो विभिन्न जातियां हैं, यानी कि जैव विविधता को किसी पर्यावरण में विभिन्न जातियों की श्रेणियों की उपस्थिति को ही स्पेशली जैव विविधता कहते हैं, जिसमें पर्यावरण में जातियां कई समुदायों में संगठित होती हैं। या सामुदायिक पारितंत्र को भी आप क्या कह सकते हैं, बायोडाइवर्सिटी कह सकते हैं, क्योंकि जैव विविधता में कोई एक विशेष जीव की विविधताएं नहीं पाई जाती हैं, बल्कि उसमें पेड़ पौधे भी शामिल हैं, जीव जंतु भी शामिल हैं। ठीक, तो यहाँ तक क्लियर हुआ। तो इसमें जो राइट आंसर क्या हो जाएगा कि किसी पर्यावरण में विभिन्न प्रजातियों की श्रेणी को या श्रेणियों की उपस्थिति को जैव विविधता के रूप में जाना जाता है, क्योंकि पर्यावरण में जो जातियां हैं वो क्या होती हैं, कई समुदायों में संगठित रहती हैं और ये क्या करती हैं कि एक समुदाय जो होता है वो एक पारितंत्र कहा जाता है, यानी सामुदायिक पारितंत्र से आप कह सकते हैं। आगे देखिए, संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा कब जैव विविधता दिवस घोषित किया गया। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है
कि संयुक्त राष्ट्र संघ के द्वारा कब जैव विविधता दिवस घोषित किया गया, किस ईयर को। तो संयुक्त राष्ट्र संघ के द्वारा देखिए 2000 से 2010, 2011 से 20 है, फिर देखिए तीसरा विकल्प 10 से 20 है, फिर 3 से 13 है। तो जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है ये पहले जान लीजिए कि जैव विविधता दिवस आपका 22 मई को मनाया जाता है। ये संयुक्त राष्ट्र के द्वारा मनाया जाता है। कब? संयुक्त राष्ट्र संघ ने ये डेट घोषित किया है। हालांकि कुछ देश अभी भी 29 दिसंबर को मनाते हैं जैव विविधता दिवस। क्यों मनाते हैं? क्योंकि 29 दिसंबर 1993 को 1993 को संयुक्त राष्ट्र जैव विविधता अभिसमय, जिसे UNCBD कहा गया था, ये इस समय से प्रभावी हुआ था। तो यहाँ पे आपसे प्रश्न पूछा गया कि संयुक्त राष्ट्र संघ के द्वारा कब जैव विविधता दिवस घोषित किया गया है। तो किस ईयर को किया गया था? 2011 से 2020 का जो टाइम पीरियड है उसे संयुक्त राष्ट्र संघ ने जैव विविधता दिवस घोषित किया था। जैव विविधता दशक। यहाँ पे देखिए जो ये प्रश्न दिया गया है, ये जैव विविधता दिवस की जगह आप क्या करिएगा, दशक कर लीजिए। ठीक, देखिए इस तरह से कई जगह मिस्टेक हो सकते हैं। तो यहाँ पे हमने ये बताया कि जैव विविधता, देखिए यहाँ पे दशक लिखने की कोशिश किया गया था। जैव विविधता दिवस घोषित जो किया गया ये आप दशक कर लीजिएगा, जैव विविधता दशक। ठीक, दिवस हमने बताया कि 22 मई को संयुक्त राष्ट्र मनाता है। 29 मई को कुछ अन्य देश भी मनाते हैं। कारण 29 मई को, क्योंकि 29 मई 1993 को संयुक्त राष्ट्र जैव विविधता अभिसमय प्रभावी हुआ था 1993 में। इसीलिए 29 दिसंबर को भी कुछ देश मनाते हैं, लेकिन आपसे जब पूछा जाएगा प्रश्न में तो आप क्या लगाएंगे, 22 मई लगाएंगे। ठीक, चलिए तो इसमें जो जैव विविधता दशक है यहाँ पे दशक कर लीजिएगा दिवस की जगह, 2011 से 2020। अगला देखिए, सर्वाधिक जैव विविधता किन अक्षांशों के मध्य पाई जाती है। जो मैक्सिमम बायोडाइवर्सिटी है वो किसने लैटिट्यूड के बीच पाई जाती है, यानी किन अक्षांशों के मध्य पाई जाती है। तो इसमें देखिए 0 से 10 डिग्री उत्तरी और 10 डिग्री उत्तरी से लेकर 10 डिग्री दक्षिणी, या फिर 0 डिग्री से लेकर 10 डिग्री दक्षिणी, या फिर 10 से लेकर 20 डिग्री उत्तरी। तो सर्वाधिक जो जैव विविधता होती है ये उष्णकटिबंधीय वर्षा वनों में पाई जाती है। जैव विविधता पे जो प्रभाव होता है वो टेम्परेचर का, ह्यूमिडिटी का, वहाँ की जो मृदा होती है, जो जलवायु होती है, आदि प्रकारों का भी प्रभाव जैव विविधता पर पाया जाता है। तो यहाँ पे देखिए आपका जो जैव विविधता किन अक्षांशों के मध्य सर्वाधिक पाई जाती है, तो ये आपका 10 डिग्री उत्तरी और 10 डिग्री दक्षिणी के मध्य जो है इसका विस्तार ज़्यादा पाया जाता है। और इसी को आप कह सकते हैं कि उष्णकटिबंधीय वर्षा वन आप इसे कह सकते हैं। ठीक, क्योंकि यहाँ पे प्रॉपर तरीके से पौधों या प्राणियों के विकास के लिए या वृद्धि के लिए अनुकूलतम दशाएं विद्यमान हैं, क्योंकि हाई रेनफॉल भी होता है, टेम्परेचर भी ठीक ठाक होता है। ठीक, इसीलिए उष्णकटिबंधीय वनों को अनुकूलतम बायोम भी कहा जाता है, ऑप्टिमम बायोम कहा जाता है। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे देखिए कथन दिया है कि उच्च अक्षांशों की तुलना में निम्न अक्षांशों में जैव विविधता सामान्यतः अधिक पाई जाती है। यानी कि जो उच्च अक्षांश हैं, जैसे आप 60 डिग्री की बात करें उत्तरी अक्षांश, इसकी तुलना में निम्न अक्षांश यानी मान लीजिए 10 डिग्री नॉर्थ की हम लोग बात करें तो यहाँ पे जैव विविधता कह रहा है ज़्यादा पाई जाती है। तो ये बात सही है, क्योंकि जैसे जैसे आप भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर जाएंगे जैव विविधता का जो मान है वो क्या हो जाएगा, कम होता चला जाएगा। और जैसे जैसे ध्रुवों से भूमध्य रेखा की ओर आएंगे तो जैव विविधता बढ़ेगी। तो यानी कि उच्च अक्षांश आप क्या जा रहे हैं, ध्रुवों की तरफ जा रहे हैं, तो क्या होगा, कम होगा। तो यहाँ पे कह रहा है कि उच्च अक्षांशों की तुलना में निम्न अक्षांशों में जैव विविधता सामान्यतः अधिक पाई जाती है। बात सही है। अगला देखिए, पर्वतीय क्षेत्रों में उच्च चोटियों की तुलना में घाटियों में जैव विविधता अधिक पाई जाती है। तो यहाँ पे ये भी आपका सही है, क्योंकि पर्वतीय क्षेत्रों में उच्च चोटियाँ जो होती हैं उसकी तुलना में घाटियों में जैव विविधता अधिक पाई जाती है, क्योंकि पर्वतीय क्षेत्र की अपेक्षा घाटियों में जो जैव विविधता के लिए अनुकूल दशाएं ज़्यादातर घाटियों में विद्यमान रहती हैं। ठीक, तो यहाँ पे कथन 1 और कथन 2 यहाँ पे दोनों सही हैं। ठीक, यानी 1 और 2 दोनों सही, यानी सी विकल्प आपका यहाँ पे राइट है।
अगला देखिए, भारत का प्रथम नेशनल सेंटर फॉर है ये, देखिए इधर जो लिखा गया है नेशनल सेंटर फॉर मरीन बायोडाइवर्सिटी यानी NCMB कहाँ पर स्थित है? अंडमान में, जामनगर में, केरल में या लक्षद्वीप में? तो कहाँ पे स्थित है जो नेशनल सेंटर फॉर मरीन बायोडाइवर्सिटी है? तो नेशनल सेंटर फॉर मरीन बायोडाइवर्सिटी यानी NCMB ये आपका गुजरात के जामनगर में स्थित है। और इसका उद्देश्य क्या होता है? जो NCMB है यानी नेशनल सेंटर फॉर मरीन बायोडाइवर्सिटी का जो उद्देश्य है कि समुद्र तटीय क्षेत्र में जो जैव विविधता की सुरक्षा है उसको बनाए रखना और सार्वजनिक और निजी क्षेत्र की भागीदारी को भी इसमें गठित करना। और भागीदारी से ये गठित होने वाला भी जो आपका NCMB है ये भारत का पहला अनुसंधान संस्थान है जिसमें PPP मॉडल और सार्वजनिक मॉडल दोनों का इसमें बात किया गया है। ठीक, तो जामनगर जो है भारत का एकमात्र राष्ट्रीय समुद्री संस्था उद्यान भी है जो कच्छ की खाड़ी के निकट स्थित यानी मरीन नेशनल पार्क है जो कच्छ की खाड़ी के नज़दीक स्थित है। तो यहाँ से अगला प्रश्न देखिए, भारत द्वारा, ये देखिए आपका पूछा गया प्रश्न है कि भारत द्वारा भूमि क्षरण तटस्थता प्राप्त करने का लक्ष्य क्या है? तो भारत द्वारा जो भूमि तटस्थता प्राप्त करने का जो लक्ष्य है ये कब रखा गया? 2025, 40, 30 या फिर 35? तो इसमें जो राइट आंसर आपका हो जाएगा 2030 रखा गया है। ठीक, तो 13 सितंबर 2019 को एक सम्मेलन हुआ था, COP 14 आप कह सकते हैं, जो 12 दिवसीय सम्मेलन था जिसमें मरुस्थलीकरण से निपटने के लिए संयुक्त राष्ट्र अभिसमय का सम्मेलन हुआ था। इसमें सदस्य देशों के द्वारा 2030 तक भूमि क्षरण तटस्थता का लक्ष्य निर्धारित किया गया था। किसने जैव विविधता मापन की 3 श्रेणियां, अल्फा, बीटा, गामा? ठीक, इन 3 श्रेणियों को किसने बनाया? तो रोजेन है, डासमैन है, विटेकर है, टांसले हैं। तो राइट आंसर यहाँ पे अब क्या हो जाएगा? विटेकर महोदय ने 1969 में जैव विविधता मापन की 3 श्रेणियां बताई, अल्फा, बीटा, गामा। ठीक, तो गामा क्या है? इन दोनों के मिक्सअप से यानी अल्फा और बीटा के सम्मिलित मिश्रण से आप कह सकते हैं कि गामा डाइवर्सिटी होती है। ठीक, यानी इसका मापन इससे किया जा सकता है। और जो वीडियो आप लोग प्रोवाइड कराया गया है, कंप्लीट जो कोर्स आपका चल रहा है पेड बैच का, उसमें इसमें डिटेल्ड में हम लोगों ने देखा ही है, तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा डिटेल की आवश्यकता है नहीं। तो आगे देखिए, प्राणियों एवं पादपों को जातियों में अधिकतम विविधता कहाँ पर पाई जाती है? तो प्राणियों एवं पादपों की यानी उनकी जो जातियाँ होती हैं, पादपों की जातियों में अधिकतम विविधता कहाँ पाई जाती है? शीतोष्ण पर्णपाती वन में, उष्णकटिबंधीय आर्द्र वनों में, प्रदूषित नदियों में या फिर टैगा वनों में? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? उष्णकटिबंधीय आर्द्र वनों में। और सर्वाधिक जैव विविधता यहीं पाई जाती है, ये आपको पहले ही बता जा चुका है। आगे देखिए, हम लोग जो प्रश्न देखेंगे कथन और कारक की बात करेंगे। कथन दिया है कि भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर जाने पर जैव विविधता में कमी होती है। तो क्या है? कथन आपका सही है, अभी जस्ट पहले बात किया। कारण क्या है कि उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में यानी कि जो भूमध्य रेखीय क्षेत्र है वहाँ पे गर्म जलवायु, अधिक वर्षा सहित पादपों की वृद्धि की अनुकूलतम दशाएं पाई जाती हैं, जबकि ध्रुवीय क्षेत्रों में इसके विपरीत दशाएं होती हैं। तो देखिए, कारण भी कथन को स्पष्ट कर रहा है कि नहीं? देखिए कि भूमध्य रेखीय क्षेत्रों में या उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में गर्म जलवायु, अधिक वर्षा सहित पादप वृद्धि की अनुकूल दशाएं पाई जाती हैं, जबकि ध्रुवीय क्षेत्र इसके विपरीत होता है। इसीलिए भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर जाने पर जैव विविधता में कमी होती है। क्लियर हुआ? तो जो कारण और कथन का आप लोगों का बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन इसी में होता है, क्योंकि जब आप कारण पढ़िए और कारण में इसलिए लगा के कथन को सेटिस्फाई करिए, क्या इस कारण जो दिया गया इस कारण से आपका कथन सेटिस्फाई हो रहा है? अगर नहीं हो रहा है तो ये स्पष्ट व्याख्या नहीं कर रहा, भले ही आपका कारण सही हो। ठीक, तो इसमें राइट आंसर आपका ये हो जाएगा। अगला देखिए, सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है शांत घाटी में, कश्मीर में, सुरमा घाटी में या फूलों की घाटी में? तो मैक्सिमम जो डाइवर्सिटी है ये आपका कहाँ पे पाई जाती है? अब दिए गए विकल्प के अनुसार आपको देखना है, ध्यान रखिएगा। ये नहीं कि आप कहेंगे कि अभी आपने बताया कि उष्णकटिबंधीय वर्षा वनों में पाया जाता है, तो ये उष्णकटिबंधीय वर्षा वन में तो पाया जाता है, लेकिन
विकल्प के अनुसार आपका शांत घाटी है, कश्मीर है, सुरमा घाटी, फूलों घाटी है। तो सर्वाधिक जो आपका देखा जाता है ये साइलेंट वैली में मैक्सिमम डाइवर्सिटी पाई जाती है। ठीक, तो उसके बाद देखिए अगला है हॉट स्पॉट शब्द किसने दिया है। ये आपका हॉट स्पॉट जो है ये बायोडाइवर्सिटी का हॉट स्पॉट है। ठीक, तो पहले आप ये समझ लीजिए कि हॉट स्पॉट क्या है, किसे कहते हैं। विकल्प आपका नॉर्मन मायर है, रोजेन है, हेकेल है, इनमें से कोई नहीं। तो हॉट स्पॉट में सबसे पहले कि हॉट स्पॉट है क्या चीज़। तो हॉट स्पॉट ऐसे स्थानों को कहा जाता है जहाँ पर जातियों की पर्याप्तता तथा जो स्थानीय जातियाँ होती हैं उनकी अधिकता पाई जाती है, लेकिन साथ ही इन जीव जातियों के अस्तित्व पर हमेशा क्या है, संकट बना हुआ है। ठीक, तो उन्हीं को क्या बोला जाता है, हॉट स्पॉट बोला जाता है। तो फिर से देखिए कि हॉट स्पॉट ऐसे स्थानों को कहा जाता है जहाँ पर जातियों की मतलब कि पेड़ पौधों की जातियाँ, यानी पेड़ पौधों की जो वैरायटीज़ होती हैं इसकी पर्याप्तता तो होती है, और वहाँ पे उस लोकेशन की लोकल जो स्पेसीज होती हैं उनकी भी अधिकता वहाँ पे पाई जाती है, और इनके बावजूद भी उन पे क्या होता है, संकट बराबर बना रहता है, उनके अस्तित्व पर खतरा मंडराता रहता है। तो इसी को नॉर्मन मायर्स महोदय ने हॉट स्पॉट शब्द दिया। कब दिया, 1988 में, 1988 में। ठीक, किसने दिया था, नॉर्मन मायर्स ने। उसके बाद देखिए भारत के जैव विविधता स्थल कौन से हैं। अब यहाँ पे आपसे पूछे जाते हैं कि भारत में कितने जैव विविधता स्थल हैं, यानी जैव विविधता हॉट स्पॉट हैं। ठीक, बायोडाइवर्सिटी हॉट स्पॉट भारत में कितने हैं। अब देखिए यहाँ पे पश्चिमी हिमालय, पूर्वी हिमालय, पश्चिमी घाट, पूर्वी घाट, म्यांमार, भारत सीमा और सुंडालैंड है। तो राइट आंसर इसमें क्या हो जाएगा, देखिए 1 2 3 2 3 5 6, 1 2 3 4, 1 2 3 4 5 6। तो भारत के जो बायोडाइवर्सिटी हॉट स्पॉट हैं वो टोटल कितने हैं भारत में, 4 हैं, जिसमें आपका देखिए फिगर सहित आप लोग यहाँ पे देख पाएंगे। चलिए यहाँ पे फिगर हम लोग देख ले रहे हैं। ये आपका देखिए थोड़ा सा इसमें, तो यहाँ पे आपका बहुत अच्छा तो ये नहीं बना है, फिर भी यहाँ पे आपको समझना है। तो यहाँ पे हमने ये बात किया कि हॉट स्पॉट भारत में कितने हैं बायोडाइवर्सिटी वाले। तो नंबर 1 पे देखिए आपका ये पूर्वी हिमालय है। तो हिमालय में आपका देखिए इसमें पूर्वी और पश्चिमी ध्यान रखिएगा। ये आपका ईस्टर्न हिमालय, ये पश्चिमी हिमालय हो गया। ये आपका क्या हो गया, वेस्टर्न घाट है, पश्चिमी घाट। ये आपका ईस्टर्न घाट यानी पूर्वी घाट है। और यहाँ पे आपका भारत और म्यांमार की सीमा है। ठीक, और सुंडालैंड यहाँ पे है जो अंडमान निकोबार का ही, यानी अंडमान निकोबार द्वीप समूह का ही ये भाग आता है। कौन सा, भारत म्यांमार सीमा और सुंडालैंड, ये उसी के ही भाग हैं। तो यहाँ पे देखिए आपका पूर्वी हिमालय हो गया हॉट स्पॉट में, पश्चिमी घाट ये वाला हो गया हॉट स्पॉट में। ठीक, भारत म्यांमार सीमा ये वाला हो गया हॉट स्पॉट में, और यहाँ पे आपका सुंडालैंड हो गया हॉट स्पॉट में। तो टोटल आपका यहाँ पे देखिए 2 नंबर हुआ, और आपका 3 हुआ, 2 3 5 और 6, यानी विकल्प नंबर 2 आपका राइट हुआ। अगला देखिए जैव विविधता ह्रास का प्रमुख कारण क्या है। अब इसमें भी आपको समझना है कि जब आपसे पूछे कि जैव विविधता ह्रास का कारण क्या है, जब आपसे पूछे प्रमुख कारण क्या है, तब आप क्या लगाएंगे, जब केवल कारण की बात करें तब आप क्या लगाएंगे। ठीक, तो ये चीज़ें आपको एग्ज़ाम में निश्चित तौर पे ध्यान देनी है, क्योंकि परीक्षाओं में इसी तरह से प्रश्न पूछे जाते हैं जहां आप गलतियां करते हैं। तो इसमें देखिए विकल्प नंबर 1 है कि आवासीय प्रदूषण, दूसरा है विदेशी प्रजातियों का प्रवेश, तीसरा अत्यधिक दोहन, और चौथा आवासीय विनाश। तो जैव विविधता ह्रास का जो प्रमुख कारण होगा वो होगा आवासीय विनाश। ठीक, तो याद रखिए कि जब आपसे पूछा जाए, देखिए कारण ये भी है, विदेशी प्रजातियों का प्रवेश भी जैव विविधता को ह्रास करता है। अत्यधिक दोहन होगा तब भी जैव विविधता में कमी आएगी। ठीक, आवासीय प्रदूषण होगा तो भी जैव विविधता पर प्रभाव पड़ेगा। लेकिन जब आपको अच्छे लोग दिए गए हों और उन अच्छे में सबसे अच्छा चुनना हो, तब आपको वहाँ पे इशू हो जाते हैं, तब वहाँ पे सबसे अच्छा चुनना ज़रूरी होता है। तो यहाँ पे आपका सबसे प्रमुख जो कारण है वो है आवासीय विनाश। ठीक,
उसके बाद देखिए जैव विविधता ह्रास के लिए संकट हो सकते हैं। अब इसमें देखिए इसीलिए आपका पहले प्रमुख कारण पे प्रश्न बना दिया गया, अब नॉर्मल बनाया गया है। तो इसमें आप देख सकते हैं कि जैव विविधता ह्रास के लिए संकट कौन कौन सी चीज़ें हो सकती हैं। भूमंडलीय तापन है, आवासीय विनाश भी है, विदेशी प्रजातियों का आक्रमण भी है। विदेशी प्रजातियों का आक्रमण का ये मतलब कि विदेशी प्रजातियों को भारत में लाके या आप कहीं भी ले जाके अन्य किसी देश की प्रजातियों को या उसकी बुआई करेंगे। जैसे अभी आप एग्जाम्पल के तौर पे देखें कि हरित क्रांति के समय भारत के द्वारा जो अनाज जो है गेहूं वगैरह अमेरिका से मंगाए जा रहे थे, तो अमेरिका क्या करता था, भारत को थर्ड क्वालिटी का गेहूं या जो भी अनाज वगैरह देता था वो थर्ड क्वालिटी का देता था। और इसी वजह से यहाँ पे जैसे उसकी जब बुआई वगैरह करने लगे, भारत में उस समय हरित क्रांति के पहले जो है खाद्यान्न समस्या थी ही। तो हरित क्रांति के पहले जब खाद्यान्न समस्या थी तो भारत के द्वारा लगभग भारत में जो प्रोडक्शन उस समय हो रहा था 10 से 12 मिलियन टन के आसपास था जो प्रोडक्शन था पूरे भारत में। अब इतना जो है पूरे क्षुधा पूर्ति के लिए पर्याप्त था नहीं, यानी सभी के लिए भोजन से मिल नहीं पाता। तो इसीलिए भारत सरकार में उस समय लाल बहादुर शास्त्री जी जो है उन्होंने क्या किया कि अमेरिका से ये मंगाते थे, तो अमेरिका थर्ड क्वालिटी का देता था। तो वहाँ से कई प्रकार की जो आप अपने आसपास गांव में देखेंगे कि गेहूं में भी या जो आपका धान की रोपाई करते हैं उसमें भी विभिन्न प्रकार की घासें उगाती हैं। गेहूं में तो अक्सर ये देखा जाता है, तो वो विदेशी प्रजातियों की घासें हैं, ठीक। या विदेशी जो अन्य विदेशी प्रजातियों के बीज हैं, जैसे हाइब्रिड बीज आ जाएंगे तो जो आपका देसी बीज है वो कहाँ चला जाएगा, देसी सीड्स उसका अस्तित्व खत्म हो जाएगा। तो इससे क्या होगा कि जो आपका देसी वैरायटी था उसका अस्तित्व खत्म, यानी कि जैव विविधता का मतलब तो यही हुआ ना कि अलग अलग एक जीव की अनेक विविधता, यानी गेहूँ की जो डिफरेंट टाइप की वैरायटी हो, तो देसी वाला खत्म हो गया, यानी कि एक वैरायटी तो आपकी गई। तो यही यहाँ पे बात किया जा रहा है। तो यानी कि इसमें राइट आंसर आपका देखिए शाकाहार को प्रोत्साहन देने से आपका कोई इशू यहाँ पे नहीं है जैव विविधता को लेके। तो 1, 2 और 3 यहाँ पे राइट आंसर है। अगला देखिए जैव विविधता का स्वस्थानीय संरक्षण में शामिल किया गया। जैव विविधता के इन सीटू संरक्षण में कौन सा इन सीटू कंजर्वेशन में कौन सा शामिल किया जाएगा। अभी देखिए वो पूरी कहानी अलग है कि हरित क्रांति भारत में जो जनक हैं स्वामीनाथन ने क्यों आखिर इतना वर्क उस पर हुआ और इतनी जल्दी कोशिश की गई, तो उसके पीछे एक रीज़न था। तो उसको हम लोग बाद में बात करेंगे, नहीं तो यहाँ पे आपका ये काफ़ी डिटेल हो जाएगा। तो यहाँ पे थोड़ा सा आप यहाँ पे समझ लीजिए कि उस समय जो है एक बैठक हुई दिल्ली में और आपके रसिया के भी लोग आए थे और अमेरिका के भी विदेश मंत्री थे। तो उसमें भारत के जो पीएम थे इन्होंने क्या किया कि रसिया का पक्ष लिया, और उसी समय जो अमेरिकन विदेश मंत्री थे उन्होंने टोंट ये किया कि खाते हमारी हैं और गाते किसी और की। गाते किसी और की का तात्पर्य यहाँ पे कि भारत सरकार के द्वारा पक्ष जो लिया गया रूस का, और जबकि उस समय अनाज वगैरह जो मंगाए जा रहे थे वो अमेरिका से मंगाए जा रहे थे। तो इसी बात को लेके जो यहाँ के पीएम थे उन्होंने एक मीटिंग बैठक की और उसमें जो है स्वामीनाथन को जो है मैक्सिको भेजा गया और उसके बाद तमाम चीज़ें हुई। तो ये जो है हरित क्रांति के पीछे का मेन जो रीज़न था यही था। तो यहाँ पे हम लोग बात कर रहे हैं कि जैव विविधता का जो इन सीटू संरक्षण है उसमें कौन सा शामिल किया जाएगा, ठीक। तो इसमें आपका राष्ट्रीय उद्यान है, वन्यजीव अभयारण्य है, पवित्र झील या उपवन है, या सभी हैं। तो इसमें देखिए इन सीटू का मतलब कि जहाँ जीव हैं वहीं पे उनको संरक्षित कर दिया जाए, ठीक। यानी कि उनके अपने स्थान पे ही उनको संरक्षण प्रदान कर दिया जाए, किसी को खतरा वहाँ पे उनसे ना हो, ना उनको किसी और से खतरा हो। तो ये कहाँ पे होता है, राष्ट्रीय उद्यान भी आपका स्वस्थानीय का एग्जाम्पल है। वन्यजीव अभयारण्य में भी यही होता है। जो पवित्र झील व उपवन यानी झील जो हैं, झील में भी जो जीव जंतु हैं, मछलियाँ हैं या अन्य जीव हैं, विभिन्न प्रकार के कवक वगैरह भी उसमें होते हैं, तो इनका भी वहाँ पे जो है इन सीटू में ही आएगा, ठीक। तो यहाँ पर डी विकल्प आपका राइट हो जाएगा, सभी इसमें सही है। उसके बाद देखिए कि राष्ट्रीय उद्यानों में आनुवांशिक विविधता का रखरखाव किया जाता है। तो जो आनुवांशिक विविधता है उसके रखरखाव किसके द्वारा होगा, इन सीटू के द्वारा होगा या एक्स सीटू के द्वारा होगा या जीन पूल के द्वारा होगा या इनमें से कोई नहीं। तो जो राष्ट्रीय उद्यानों में आनुवांशिक विविधता का रखरखाव होता है, तो बात हो गई किसकी, राष्ट्रीय उद्यान। अभी जस्ट ऊपर आपने क्या पढ़ा कि इन सीटू कंजर्वेशन किस में आता है, नेशनल जो
पार्क हैं उसमें, तो राष्ट्रीय उद्यान में आनुवंशिक विविधता किससे होगी? इन सिटू से होगी, यानी स्वस्थ आने से होगी। ठीक। अगला देखिए बाह्य स्थानीय संरक्षण, यानी कि एक्स सीटू संरक्षण क्या है? एक्स सीटू संरक्षण प्राणी उद्यान में है या फिर जीन बैंक में, चिड़ियाघर में, सभी में। तो देखिए पूल बैंक या जीन बैंक, जीन पूल, तो जीन पूल या जीन बैंक में एक्स सीटू यानी कि जीन अलग से कहीं से निकाल के किसी अन्य स्थान पे इसको प्रिजर्व किया जाता है। प्राणी उद्यान की हम लोग बात करें तो जो प्राणी उद्यान है, वनस्पति उद्यान आप कह सकते हैं, तो यहाँ पे अलग जगह से प्राणियों को लाके, या चिड़ियाघर जैसे हो गया, तो यहाँ पे इसका क्या किया जाता है? संरक्षण किया जाता है। ठीक। तो इसमें सभी आपका राइट हो जाएगा बाह्य स्थानों में। तो ये सभी में इसलिए रखा गया ताकि आपको मान लीजिए विकल्प में देता है कि कौन सा नहीं है, तब आपको इसमें से एक मिल जाएगा आसानी से। जैव विविधता किन माध्यमों से मानव अस्तित्व का आधार बनी हुई है? यानी कि अभी तक आपने ये देखा कि मानव के द्वारा जैव विविधता का अस्तित्व पर खतरा था। अभी क्या देखिए कि जैव विविधता भी मानव को कुछ न कुछ तो देती ही है। अब दिए गए विकल्प से क्या होगा कि जैव विविधता के द्वारा क्या मृदा निर्माण होता है? हाँ, मृदा निर्माण होता है। अपशिष्ट का पुनर्चक्रण भी क्या करती है? जैव विविधता ही करती है। मृदा अपरदन में रोकथाम भी जैव विविधता के द्वारा होता है। पेड़ पौधे आपका क्या करते हैं? ठीक। तो इसमें डी आपका विकल्प हो जाएगा राइट। अगला देखिए जैव विविधता के प्रकारों में शामिल किया जाता है, तो आनुवांशिक जैव विविधता, प्रजातीय जैव विविधता, सामुदायिक जैव विविधता या फिर सभी। ठीक। तो इसमें राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? आनुवांशिक जैव विविधता मतलब कि जो किसी एक प्रजाति के अलग अलग स्टेज की बात करेंगे तो उसमें आपका हेरिडिटी की यहाँ पे बात हो जाती है। प्रजातियों का कि मतलब एक विशेष प्रजाति की जो जैव विविधता की बात की जाती है। सामुदायिक में इसमें किसी एक का नहीं बल्कि पूरे समुदाय, ग्रुप की बात की जाती है। ठीक। तो इसमें आपका डी राइट हो जाएगा। बहुत डिटेल में यहाँ पे हम लोग नहीं जाएंगे क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा। तो यहाँ पे आपका जैव विविधता के सभी प्रकार इसमें हैं, 3 टाइप होते हैं, तीनों हैं इसमें। अगला देखिए इसमें सुमेलित करना है आपको, ये आपके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। इसमें दिया गया है कि पर्यावरण संरक्षण अधिनियम कब पारित किया गया? तो पर्यावरण संरक्षण अधिनियम है, जैव विविधता अधिनियम, राष्ट्रीय पर्यावरण नीति है, राष्ट्रीय वन नीति है। तो पर्यावरण संरक्षण अधिनियम आपका 1986 में पास किया गया। जैव विविधता अधिनियम आपका 2002 का है। ये राष्ट्रीय पर्यावरण नीति ये आपका 2006 की है और राष्ट्रीय वन नीति 1988 की है, यानी 2 1 3 4। सी का आपका 4 इसमें आपका जो हो जाएगा ए का 2 होगा, बी का 1 हो जाएगा, 2 बी का 1। सी में देखिए राष्ट्रीय पर्यावरण नीति जो है ये आपका देखिए आपका जो विकल्प बनाया गया है ये राष्ट्रीय पर्यावरण नीति आपका 4 हो जाएगा, 2006 में लाई गई थी। तो इसमें आप सी का 4 कर लीजिए और आपका यहाँ पे हो जाएगा डी का 3। ठीक। ये इसमें विकल्प में इशू है, तो 2 1 4 3 यहाँ पे हो जाएगा राइट आंसर। तो इसको आप मैच करा लीजिएगा। अगला देखिए इसमें आपका है कि निम्न कथनों पर विचार कीजिए कि राष्ट्रीय उद्यान में मानवीय गतिविधियों पर रोक के साथ, इसमें निम्न कथनों पर विचार करें यानी कौन सा कथन सही है कि राष्ट्रीय उद्यान में मानवीय गतिविधियों पर रोक के साथ पर्यटन की अनुमति विशेष नियमों के तहत होती है। तो ये बात सही है। वन्य जीव अभयारण्य में जीवों की प्रजातीय विविधता का संरक्षण किया जाता है और साथ ही जो प्रजातीय विविधता का तो संरक्षण होगा वन्य जीव अभयारण्य में, और संरक्षण किया जाता है प्रजातीय विविधता का, इसमें आपका संरक्षण भी किया जाएगा, यानी जीवों की प्रजाति आधारित जो विविधता होगी उसका संरक्षण होगा। तो इसमें आपका ये भी सही है। तो यानी कि इसमें जो आपका राइट आंसर हो जाएगा, इसमें 1 और 2 दोनों सही हैं। तो यहाँ पे थोड़ा सा आप ये जान लीजिए कि राष्ट्रीय उद्यान क्या होता है। तो राष्ट्रीय उद्यान जो है इसमें ये सरकार के द्वारा पूरी तरह से नियंत्रित होते हैं, और यहाँ पे जैसे बाघ हो गया, दरियाई घोड़ा, गैंडा, हाथी, ये सब जो है अलग अलग पशुओं के लिए भी निर्मित किए जाते हैं वन्य जीव अभयारण्य। तो इसमें सभी प्रकार की जो मानवीय गतिविधियाँ हैं इस पर रोक होती है राष्ट्रीय उद्यान में, और पर्यटन की अनुमति होती है, लेकिन कुछ विशेष अनुमति के तहत यहाँ पे पर्यटन किया जाता है। वैज्ञानिक रूप से ये प्रशासनिक प्रबंधन के अंतर्गत होता है।
ठीक, तो वन्यजीव अभयारण्य में क्या हुआ कि जीवों की प्रजाति विविधता का संरक्षण वन्यजीव अभयारण्य में होता है। और वन्यजीव अभयारण्य निजी कार्यों को अनुमति होती है, इसमें पर्यटन की भी अनुमति होती है। सीमाओं का निर्धारण वन्यजीव अभयारण्य में बहुत स्पष्ट नहीं होता है। जबकि जैव मंडल आरक्षित जो क्षेत्र होता है यहाँ पे पर्यटन पूरी तरह से प्रतिबंधित होता है, जो जैव मंडल वाला बायो रिजर्व है। ठीक, आगे है तो इसमें सी विकल्प हो जाएगा। 23 में देखिए जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र में कि सरकारी नियंत्रण में होता है, बाह्य क्षेत्र में निजी कार्य की अनुमति होती है, बात सही है, बाह्य क्षेत्र में निजी कार्य की अनुमति होती है। कोर जोन पूरी तरह से निषेधित है, यानी कोर जोन में कोई नहीं जा सकता है। बफर जोन में वाणिज्यिक गतिविधियां होती हैं, जो जैव मंडल का बफर जोन होता है उसमें कुछ वाणिज्यिक गतिविधियां की जा सकती हैं, कमर्शियल। यहाँ पर पर्यटन पूर्ण रूप से प्रतिबंधित होता है, यानी इसमें सभी आपका राइट है। आगे देखिए भारत के जैव मंडल आरक्षित क्षेत्रों में जिसे यूनेस्को के विश्व नेटवर्क में शामिल किया गया है तो कंचनजंगा, सिमलीपाल, नौकरेक ये सभी हैं, कुल 11 हैं लगभग आपका। ठीक, तो जिसे मैन एंड बायोस्फीयर प्रोग्राम में भी उसे शामिल किया गया है, तो इसमें सभी हैं। अगला देखिए भारत में प्रवाल भित्ति वाले क्षेत्र कौन से हैं, तो भारत में प्रवाल भित्ति वाले क्षेत्र देखिए 4 प्रमुख हैं। ये आपका अंडमान निकोबार में भी पाया जाता है, कच्छ की खाड़ी में भी है, मन्नार की खाड़ी में भी, लक्षद्वीप में, यानी चारों, 1, 2, 3 और 4। ठीक, तो यहाँ पे देखिए टोटल हम लोगों ने 25 प्रश्नों को देख लिया है और उम्मीद है ये आप लोगों को वीडियो प्रॉपर तरीके से, कहीं भी कोई इशू लगे आपको निश्चित तौर पे कमेंट करिए। और आपका स्कोर कितना जा रहा है 25 में, यदि मान लीजिए आपका 20 प्लस है तो बहुत अच्छा स्कोर जा रहा है, यानी आपको इस टॉपिक पे प्रॉपर जानकारी है। तो इस वीडियो में हम लोग इतना ही बात करेंगे। और साथ ही यहाँ पे देखिए जो TGT, PGT, फर्स्ट ग्रेड, नेट JRF के लिए पर्याप्त यहाँ पे आपको स्टडी मटेरियल मिलेंगे, टेस्ट सीरीज मिलेगी जो आपके सिलेक्शन के लिए पर्याप्त होगा। उससे ज़्यादा आपको पढ़ने की आवश्यकता इसमें नहीं रहेगी। ठीक, क्योंकि उसमें हम लोग डिटेल्ड में, कंप्लीट डिटेल में स्टडी करेंगे और टॉपिक वाइज उसमें टेस्ट सीरीज से आपको इसी तरह से पूरा टॉपिक जो है डिस्कस हो जाएगा। ठीक, तो यहाँ पे इतना ही। इस नंबर पे आप व्हाट्सएप करके कंप्लीट जानकारी ले सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।